डॉक्टर साहब, ये वाकई आपको वजह पे यकीन था कि यहाँ पे हालात खराब हो रहे हैं? और देखिए इस तरह है कि आजम स्वाति साहब ने जाके मुलाकात की है, उन लोगों ने बात की है, उन्होंने खान साहब से बात की है। मेरी जब मुलाकात हुई थी, ये सुबह को डिसीजन हुआ था, मेरी 3:30 बजे दोपहर को मुलाकात हुई थी। इमरान खान साहब ने मुझे साफ ये कहा था कि डॉक्टर साहब आप जाके बाहर ये सबको बता दें कि इसके बाद कोई भी जलसा वो नहीं होगा। जो नेक्स्ट डेट है 8 सितंबर, उसकी वजह है वो सेटलमेंट हुई है ना डॉक्टर साहब। सुन लेना, आप ये मुलतवी कर दें, एग्जैक्टली अगला आपको अलाउ कर देंगे। एग्जैक्टली ये हुआ है, तो एक डील हुई है, ये एग्जैक्टली हुआ है। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने कहा था कि ये तबाहियां हो सकती है। जो आजम स्वाति साहब ने बताया हुआ, मैं वो बता रहा हूँ कि ये चीज हो सकती है, खुदा न खास्ता हो सकती है। रात को उस बेसिस पे आपने वो कर लिया। 3 बजे गंडापुर साहब ने फोन किया था जेल में, खान साहब को तैयार किया उन्होंने। गंडापुर साहब अभी फोन करके दिखा देना, को उठा के दिखा दे। आप बात क्या कर रहे हो? देखिए मेरी बात सुने, आप मुझे अपना फोन दे दो कि डॉक्टर साहब ये जाके उधर फोन कर लो। दैट्स नॉट मी हु इज डूइंग इट, दैट्स यू डूइंग इट। आपने जब सिफारिश करवानी होती ना किसी को, आप कहते हो, वो मिला के कहते हो राणा साहब, ये राणा साहब से बात कर लो डॉक्टर साहब, फिर मैं आपके फोन से इनसे बात कर रहा हूं। कह रहा हूं कि आप प्रिंसिपल्स की बात ना करें। फिर देखिए मेरे, आप मुझे एक प्रॉब्लम बता रहे, ये प्रॉब्लम है खुदा के लिए यार, अपना वो जलसा कैंसिल कर दो। मैं नहीं मान रहा, मैंने रात को आपकी बात नहीं मानी जो आपने मुझे बताई थी। मैंने कहा मुझे सुबह आजम स्वाति आके बताया, माना हूं। उस साइड पे जलसा मुअत्तल हो गया हुआ है, मुलतवी हो गया हुआ है। गंडापुर साहब कफन बांध के फिर रहे हैं पेशावर के अंदर, जबकि 3 बजे उन्होंने खुद मुलतवी करवाई। यार वैसे हैरत है। अच्छा राणा साहब, ये फरमाइएगा सर, ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से जो बिल आ रहा है, उनके ज़ाहिर नूर आलम साहब की तरफ से, वो आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब लिया जाए कि मौलाना के साथ मामला सेटल हो गया आपके? ये देखिए, मौलाना साहब जो हैं वो हमेशा उन्होंने मुल्क के मफाद के लिए काम किया है और हमारा उनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है। और अभी भी हम तो, अभी आपने देखा कुछ अर्सा पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी उनकी तरफ गए और फिर अभी जरदारी साहब से भी उनकी मुलाकात हुई। तो मौलाना साहब में वो लचक है कि मुल्की मफादात के लिए वो इकट्ठे हो जाते हैं, जो लचक पीटीआई में मौजूद नहीं है। इन्होंने ऑपोजिशन बनाए, ऑपोजिशन करनी होती है और इनका ये टारगेट होता है कि मुल्क जाए खाई में, माशी तौर पे, सियासी अदम इस्तेहकाम के तौर पे। लेकिन सर जलसा इन्होंने मुलतवी किया था। देखिए ये इनको क्रेडिट, मौलाना साहब ने ये जरूर कहा है, आपके पास तो मैंडेट ही नहीं है हुकूमत बनाने का, तो ये बिल क्यों पेश कर रहे हैं फिर? नहीं देखिए, गवर्नमेंट मजबूत हो रही है। देखिए ये इनको क्रेडिट जाता है कि इनकी तैयारी नहीं थी और इनको फेस सेविंग मिल गई और जलसा अगर तैयारी देखिए, मैं तो क्रेडिट दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये अच्छे बच्चे बन गए, ये बात अब मानना इन्होंने शुरू कर दी है। इसी तरह अगर इनका मौकफ दुरुस्त है, पहली बात तो ये कि इस मौकफ की तरदीद जो है डिफेंस मिनिस्टर साहब कर चुके हैं, लेकिन अगर इनका मौकफ दुरुस्त है तो फिर वो तो इनको माफी का भी कह रहे हैं, माफी भी मांगे, खत्म करें मामला, आगे बढ़े, माफी मांगे कि हमारे से 9 मई के इतने अब ये अच्छे बच्चे मांगे, आप लोग माफ नहीं करेंगे ना, मसला ये नहीं। देखिए मांगे तो सही ना, फिर अगली बात फिर बाद में करेंगे, माफी जाया कर दे अपनी। बाकी ये देखिए, ये तो अब इनको अच्छा ऐसा ये फरमाइएगा सर, ये जो बिल आ जाएंगे तो क्या आसानी के साथ इनको बर्दाश्त कर लिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला जाएगा? फिर देखें, ये हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ये मेरी जाती राय में, मेरा ख्याल है ये ऐसा होगा नहीं। उसकी रीजन ये कि ये सियासतदानों की अव्वलीन, मैं समझता हूं कि तरजीह होनी चाहिए और बुनियादी सवाल होना चाहिए कि आप जो रवायात डाल रहे हैं ना पार्लियामेंट के अंदर, इसको कौम भी देख रही है, इसको अवाम भी देख रही है। आपके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं, आप एक बिल ला रहे हैं जिसमें 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है। अगर आप बाकी लोगों को किसी भी हवाले से मैनेज करते हैं तो आप फिर से एक वो पुराना जो पीपल्स पार्टी और वो वाला मामला था, और फिर डिफेक्शन क्लास ये ले पूरे करना, आर्टिकल 63A भी इन पिक्चर है, बंदे पूरे कर लेंगे। देखे, पाकिस्तान में नथिंग इज इम्पॉसिबल, हर चीज हो सकती है यहाँ पे भाई। मैं जो होता है ना, वो किसी के सर पे आप बंदूक रख दे तो उससे पूछें कि अल्लाह नजदीक है या बंदूक, तो वो ये नहीं कहेगा कि अल्लाह, वो कहेगा बंदूक नजदीक है। तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ये ऐसा कल्चर है कि आप देख लें, पूरा पिछला सारा उठा लें, 2-3 साल 4 साल का अरसा, पाकिस्तान के अंदर ना रूल ऑफ लॉ है,
ना सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ना ट्रू डेमोक्रेसी है, ना यहां पे असूल और कानून की बात हो रही, ना यहां पे किसी भी जो ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं, जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए गए हैं, आप देख लें कि कितनी वायलेशन हुई है। और मैं समझता हूं कि ये बड़ी बात शर्म बात है कि हम पाकिस्तान के अंदर एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट, जिसको मैं तो लेजिटिमेट कहता हूं, चूंकि जैसे भी आए पीटीआई वाले उससे इख्तलाफ करते हैं, एक गवर्नमेंट बैठी है, अगर वो रूल ऑफ लॉ को नहीं फॉलो कर रही, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए आर्टिकल्स को इन ट्रू सेंस नहीं फॉलो कर रही, तो वो कौन सी पार्लियामेंट है, वो कौन सी हुकूमत है? अगर आपने उन कॉन्स्टिट्यूशन के दिए हुए डोमेन के अंदर अपने मामलात या अफेयर ऑफ द स्टेट नहीं चला रहे, तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। इस मुल्क और कौम को आपने ये बताना है कि ये रूल है, ये लॉ है, ये आइन और कानून है, ये फैसला है, ये हम इंप्लीमेंट। देखें 12 जुलाई की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी, हुकूमत को चाहिए तो उसको इंप्लीमेंट कर देती, रिव्यू में सेटिस्फाइड होती हो जाए तो इलेक्शन तो आप बोनाफाइडी ये बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा ना। मुझे बताएं, इलेक्शन कमीशन, चौधरी साहब आपने ये अपने ईमान को तोल के मेरे सवाल का जवाब देना। आप बताएं कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है इदारा, बताएं पाकिस्तान के अंदर? नहीं है। नहीं है। अच्छा, यस आप भी बताएं ना चौधरी साहब, हिम्मत करें थोड़ी सी, आप भी बताएं। मैं कह रहा हूं तो आप भी कहें। वो बता रहे हैं कि नहीं है, तो ठीक है, तो बात ये है कि अगर देखे इलेक्शन कमीशन ने इंप्लीमेंट करना है तो गवर्नमेंट को क्यों फिर इस तरह से प्रॉब्लम हुआ है कि वो कहते हैं कि जी ये री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, फलां है, तो व्हाई दे आर टेकिंग दिस डिफेंस? तो ये तो नहीं है। देखें राना साहब, मैं माजरत के साथ ये बात कर रहा हूं कि इस मुल्क के अंदर अगर आपने रवायात कायम करनी है तो सियासतदानों को पहले स्टैंड लेना है, तभी सारे इदारे जो हैं वो ठीक होंगे। पाकिस्तान के फैसले को इंप्लीमेंट करना नहीं, देखें बात यह है कि एक जो उन्होंने फैसला किया उसके अंदर हमें ये लगता है कि री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुई और पार्लियामेंट का काम है कि वो लेजिस्लेशन करे। हमने लेजिस्लेशन कर ली और वाजे कर दिया और कोई तरमीम नहीं लेके आए, पुराना जो कानून है उसी को हाईलाइट किया, उसी को रीइंफोर्स किया। अब ये रिव्यू जब भी लगेगा उसके अंदर जो फैसला आता है फिर उसको इंप्लीमेंट कर लेंगे, देख लेंगे। लेकिन जब तक अब ये जो कंफ्यूजन जो क्रिएट की है इस फैसले ने, और की है कंफ्यूजन, देखें जो डिसेंटिंग जो जजमेंट आई उसमें बड़ा क्लियर है कि आर्टिकल पता नहीं वो 3 आर्टिकल वायलेट होते हैं अगर इस जजमेंट को आपने इंप्लीमेंट करना है। तो देखें ये बात 2 जजेस की आई है ना अभी सर। जी नहीं देखें, लेकिन बात ये कि बड़ी क्लियर बात है ना कि आप आइन देखें, फैसले से पहले इख्तलाफी फैसला आ गया। नहीं देखें, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आइन को इंटरप्रेट कर सकती है, वो आइन को रीराइट नहीं कर सकती, अमेंड नहीं कर सकती, क्रिएट नहीं कर सकती, और अगर वो ये करती है तो वो भी वायलेशन करती है आइन की। मैं तो यहाँ पे बात करना चाह रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस कंफ्यूजन को दूर करने का हल वो रिव्यू है, जब रिव्यू होगा तो देखी जाएगी वो रिव्यू में। मुझे अगर आप ब्रेक लेना चाह रहे हैं तो उसके बाद मैं छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। रियासत साहब कोई कहना चाह रहे थे, आप बताइए सर, फरमाइए। वैसे एक चीज, अगर फर्ज करें 6 जजेस में इजाफा हो जाता है और 23 हो जाते हैं तो गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा उसका? चले इस पे मैं बाद में बात करूंगा। पहले जो राना साहब ने बताया ना कि जी उसके अंदर ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को हक नहीं है, वो ऐसा कर नहीं सकती, वो कर। देखिए 1958 सुप्रीम कोर्ट 200 केस जिसके अंदर एफसीआर को चैलेंज किया था, फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशन को चैलेंज किया गया। जस्टिस मुनीर ने उसमें नजरिया जरूरत दिया। मौलवी तमीजुद्दीन उस वक्त नेशनल असेंबली के स्पीकर थे। उस वक्त के जस्टिस मुनीर ने होल्ड किया कि अगर विदाउट ब्लडशेड अगर कोई चेंज आ जाती है तो वो लेजिटिमेट चेंज है, ठीक है। उस 1958 200 केस के अंदर होल्ड किया। 1972 में जब पंजाब के अंदर आसमा जिलानी ने एक डीपीआर को, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स को, केस कहते हैं, वो 1972 सुप्रीम कोर्ट, उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो 200 केस है वो गलत है, क्योंकि उसकी बुनियाद जो थी, जो सोर्स ऑफ पावर था वो इलीगल था, तो उन्होंने उसको सेट असाइड कर दिया। इसमें भी उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट की भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दी, इलेक्शन कमीशन का फैसला भी सेट असाइड कर दिया। तो ये लोग एंटी स्टेटस को चले गए। इसमें आर्टिकल 187 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 उसके अंदर कंप्लीट जस्टिस की बात की, उसमें कोई रीटाइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। दूसरी बात, जो जुल्फकार अली भुट्टो का 40 साल बाद केस लगा और वो आर्टिकल 186, हालांकि उसमें ये होता है कि व्हेन देयर इज एम्बिग्युइटी ऑफ लॉ तो वहां पे प्रेसिडेंट रेफरेंस भेज सकता है। इट वाज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। उसको अगर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू में वो कह सकती है कि जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को आर्टिकल 10 नहीं दिया गया था, तो अगर उसमें भी कंप्लीट जस्टिस हुआ है तो मैं समझता हूं कि कोई भी लेजिस्लेशन
जो रिपग्नेंट टू इंजंक्शन ऑफ इस्लाम हो, रिपग्नेंट टू आर्टिकल 8 से 28 कॉन्स्टिट्यूशन हो, तो उसको सुप्रीम कोर्ट सेट साइड कर सकती है। राणा साहब कह रहे हैं कि उसको सिर्फ व्यू कर सकती है, ऐसा नहीं है। ऐसी लेजिस्लेशन को वो उठा के बाहर फेंक सकती है। तो मेरे ख्याल में जितनी भी लेजिस्लेशन होती है, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, तो फिर पार्लियामेंट की क्या जरूरत है? तो पार्लियामेंट लॉ बनाए, लेकिन उसकी एक डोमेन बता दी गई। ये नहीं, अमेंडमेंट नहीं कर सकती? नहीं, उसको कर सकती है, लेकिन मेजॉरिटी भी उसको रिक्वायर्ड है। सुप्रीम कोर्ट बाहर फेंक सकती है, मुझे बताइए। नहीं, जो मैंने कहा, जो इंजंक्शन ऑफ इस्लाम और आर्टिकल 8 से 28 राणा साहब बताएंगे, अगर उससे रिपग्नेंट है, बाकी बना सकते, बाकी आइन को जो मर्जी करे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का क्या, लेजिस्लेशन तो पार्लियामेंट का काम है, वो करे। तो सुप्रीम कोर्ट भी तो वही लेजिस्लेशन करे ना जो इससे रिपग्नेंट नहीं है।